ओके, वेलकम बैक टू द लेक्चर ऑफ इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। आज हम फिर से जो है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम क्या डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, उससे आगे डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड एनी अदर ज्यूरिडिकल पर्सन, लोकल अथॉरिटी वगैरह सबको डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम, जो कि इस सब्जेक्ट की सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है, दैट इज इनकम। ठीक, मैंने शुरुआती लेक्चर में बताया था कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 मानता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 provides that there are 5 sources of income. There are 5 sources from where you can have your income. You can earn your income. Whatever the income you can earn, that will be classified under any of these 5 sources. कि आप कोई भी इनकम अर्न करो, उस इनकम, लीगल इनकम, कोई भी इनकम को जब आप अर्न करते हो तो जो 5 सोर्सेज बताए गए हैं, उन्हीं 5 सोर्सेज में से किसी एक सोर्स में उसको आपको क्लासिफाई करना होगा। यानी टैक्सेबिलिटी ऑफ दैट इनकम विल बी कैलकुलेटेड अंडर एनी ऑफ दीज 5 सोर्सेज। आपको 5 सोर्सेज क्या है इनकम के, वो समझिए। पहला सोर्स है इनकम का सैलरी, जो कि सेक्शन 15, 16 एंड 17 में दिए हुए हैं। इसके प्रोविजंस जो है इनकम टैक्स एक्ट के 15, 16 और 17 सेक्शन में दिया हुआ है। दूसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये जो है सेक्शन 22 to 27 में दिया हुआ है। तीसरा है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PGBP, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये दिए हुए हैं सेक्शन 28 टू सेक्शन 44 कैपिटल D। फोर्थ सोर्स है आपका कैपिटल गेन, फोर्थ सोर्स है आपका कैपिटल गेन, जो कि सेक्शन 55 से लेकर सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 55 तक दिया हुआ है। ठीक, और एक लास्ट हेड है, फिफ्थ हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 तक दिया हुआ है। तो ये तो हो गए क्या सोर्सेस, या आप कह सकते हो हेड्स ऑफ इनकम्स। दीज आर द 5 सोर्सेज और 5 हेड्स ऑफ इनकम। पहला सैलरी, जो कि सेक्शन 15, 16 और 17 में उसके प्रोविजंस दिए हुए हैं। Under section 15, 16 and 17, the provisions have been laid down with regard to the calculation of taxability under salary. दूसरा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 तक उसमें प्रोविजंस दिए हुए हैं। फिर तीसरा आता है प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में PGBP बोलते हैं। वो सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 44 कैपिटल D में दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं कैपिटल गेन जो कि सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 55 में दिया हुआ है, और लास्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य
स्रोतों से आय वो दिया हुआ है सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 तक। अगर ये 5 आपने पढ़ लिए, अगर ये 5 अच्छे से आपको आ गए, इसकी टैक्सेबिलिटी, इसके प्रोविजंस, इसके एग्जम्पशंस, इसकी डिडक्शंस, इनके सेट ऑफ करना, कैरी फॉरवर्ड करना, अगर ये सब आपको आ गया तो आपको पूरा डायरेक्ट टैक्स, पूरा इनकम टैक्स आ जाएगा, बिकॉज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन ऑल दीज 5 सोर्सेज ऑफ इनकम। इन्हीं 5 पूरा जो द बेसिक द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेशन और द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द इनकम टैक्स is completely based on these 5 sources of income. So you must be very concentrated, you must be very focused while we will be discussing these 5 sources of income. तो इनकम के 5 सोर्स होते हैं। सैलरी सेक्शन 15-16-17 में दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 में दिया हुआ है। थर्ड, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और कॉर्पोरेशन ईजीबीपी सेक्शन 28 से लेकर 44 कैपिटल डी में दिया हुआ है। कैपिटल गेन्स सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 55 में दिया हुआ है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 में दिया हुआ है। अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या? सैलरी। टुडे वी विल डिस्कस सैलरी। और सैलरी आज के लेक्चर में नहीं पूरा होगा, सैलरी विल टेक 3 or 4 लेक्चर्स और मे बी मोर। ठीक है, तो अब सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं सैलरी। कि सैलरी क्या है, किस तरीके से डेफिनेशन दी हुई है, किस पेमेंट को सैलरी मानोगे, ऑल दिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैलरी। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट काइंड ऑफ पेमेंट शुड बी रिगार्डेड एज सैलरी। कि किस तरीके का पेमेंट, किस तरीके के पेमेंट को आप सैलरी मानोगे। अगर फादर जो है अपने सन को मंथली पॉकेट मनी देता है तो क्या उस मंथली पॉकेट मनी को उस सन के लिए आप सैलरी कहोगे? इज दैट सैलरी? नो, इट इज नॉट सैलरी, इट इज ओनली पॉकेट मनी। वैसे ही जो घर का करता है या मैनेजर है या कमाने वाला अर्नर है, वो हर महीने अपनी वाइफ को महीने का खर्चा चलाने के लिए हर महीने मान लीजिए कुछ पेमेंट करता है, तो such payment be regarded as the salary for that wife or that household? क्या उस वाइफ के लिए वो मंथली पेमेंट जो सैलरी माना जाएगा? नहीं। तो फिर सैलरी किसे मानोगे? Then question is, then which kind of payment, which type of payment will be included under the category of salary? तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। किसको आप सैलरी मानोगे उसको समझना बहुत जरूरी है। पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर सैलरी की कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर सैलरी। सैलरी के लिए कोई भी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं दी गई है। There is no formal definition given under Income Tax Act 1961 for salary. But ये माना गया है कि कोई भी पेमेंट, any payment that has been done by employer to his employee in return of the services rendered by that employee to the employer, कि एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को किए जाने वाला पेमेंट in consideration with the services those have been rendered by the employee to the employer। जो सर्विसेज एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दी हैं उसके बदले में जो एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहा है उसको सैलरी माना जाएगा। ये इट इज नॉट अ डेफिनेशन,
it is a general sense of the salary that prevails and that is available. अगर आप फॉर्मल डेफिनेशन देखोगे तो फॉर्मल डेफिनेशन एज सच कोई भी नहीं दी हुई है इनकम टैक्स एक्ट 1961। एनीवेज, तो हम बात कर रहे थे किस पेमेंट को सैलरी माना जाए। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म है वो समझ लेना कि रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और मास्टर एंड सर्वेंट कि अगर कोई पेमेंट दो पार्टी के बीच में हो रहा है, इफ एनी पेमेंट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू पार्टीज, so in order to consider this payment as salary, there must be a relationship of an employer and employee between two parties, between those two parties, और मास्टर और सर्वेंट between those two parties। कि अगर दो पार्टी के बीच में कोई पेमेंट हो रहा है, ए ने बी को पेमेंट किया है, बी ने सी को पेमेंट किया, सी ने डी को पेमेंट किया, तो उन दोनों के बीच में किसकी रिलेशनशिप होनी चाहिए? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की या मास्टर और सर्वेंट की, तभी उसको हम सैलरी मानते हैं। तो देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय और मास्टर एंड सर्वेंट, only in that case the payment will be included under the category of salary, otherwise वो किसी और हेड में भी जा सकती है। इसीलिए this is the reason कि सैलरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स, एमएलएस और एमपीज कि प्रधानमंत्री की सैलरी हो, राष्ट्रपति की सैलरी हो, मुख्यमंत्री की सैलरी हो, विधायकों की सैलरी हो या सांसदों की सैलरी हो, इनकी सैलरी, इनको जो पेमेंट मंथली रेम्यूनरेशन मिलता है आप और इनकी जो सैलरी है वो कभी सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होती है। द सैलरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स, एमएलएस एंड एमपीज is never taxable under the head of salary. It is taxable under the head of income from other sources. इनकी सैलरी किस हेड में टैक्सेबल होती है? सैलरी के हेड में टैक्सेबल नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, बट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप नहीं होती है। राष्ट्रपति के केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप नहीं होती है। चीफ मिनिस्टर के केस में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप मिसिंग है। वैसे ही एमएलएस और एमपीज के केस में भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय की रिलेशनशिप नहीं है। देयर डज नॉट द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय एग्जिस्ट। दैट इज वाई द इनकम ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर्स, एमएलएस एंड एमपीज will be classified under the income from other sources, not under the category of salary. तो पहला क्या है? Relationship of employer and employee और master and servant। दूसरा एक पॉइंट है, दूसरा आपका पॉइंट आता है कि मान लीजिए सैलरी to the partners, पार्टनर को दी जाने वाली सैलरी। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म में जो अगर आप पार्टनर्स जो है अपनी फर्म से सैलरी ले रहे हैं तो वो सैलरी किस कैटेगरी में आएगी? क्या वो सैलरी कैटेगरी में आएगी? नहीं, वो सैलरी कैटेगरी में नहीं आएगी। इनकम का तीसरा हेड याद करिए, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म में कोई इनकम आपकी सैलरी आप ले रहे हो तो पार्टनरशिप फर्म में से
जो आप सैलरी ऑप्ट कर रहे हो, विड्रॉ कर रहे हो, वो सैलरी आपकी किस में आएगी? इनकम की थर्ड हेड में आएगी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक। तीसरा आपका पॉइंट है तीसरा आपका पॉइंट हो सकता है क्या? लोन्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर या फ्रॉम द कंपनी। ठीक है ना? अगर आपने लोन लिया है कंपनी से या एम्प्लॉयर से, तो क्या वो सैलरी में आएगा? नहीं, वो सैलरी में नहीं आएगा। अगर आप लोन ले रहे हो तो क्या वो एडवांस सैलरी माना जाएगा? नहीं, वो एडवांस सैलरी नहीं माना जाएगा। वो एडवांस सैलरी की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो लोन की कैटेगरी में ही आएगा। नेक्स्ट आता है मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। क्या इनकम के मल्टीपल सोर्स हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। आप सैलरीड पर्सन भी हो सकते हैं, अलॉन्ग साइड आप कोई बिजनेस भी हो सकता है, या आपका कोई प्रोफेशन भी हो सकता है। तो देयर मे बी मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। और जब टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी तो ग्रॉस इनकम कैलकुलेट की जाएगी, और ग्रॉस इनकम के बाद जो है उसमें एग्जेम्प्टेड इनकम को हम डिडक्ट कर देंगे, और उसके बाद जो है हम टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम के बाद मान लीजिए आपका आ जाता है डिडक्शंस ऑफ सैलरी। सैलरी की टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करते टाइम हम ये देखते हैं कि डिडक्शंस क्या क्या हो रहे हैं। हो सकता है किसी आपकी कोई ईएमआई डिडक्ट हो रही हो, कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस का डिडक्शन हो रहा हो, या हो सकता है कोई प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन हो रहा हो। तो सैलरी जो है, टोटल सैलरी जो आपकी सैलरी ड्यू है, आफ्टर डिडक्शन नहीं, एक्चुअल सैलरी रिसीव नहीं, जो सैलरी रिसीवेबल है उसको हम टोटल इनकम मानते हैं। कि आपकी सैलरी 30,000 है, ये रिसीवेबल है, फिर उसमें से ईएमआई कट जाएगी, डिडक्ट हो जाएगी, कुछ पीएफ का कट जाएगा, कुछ पेंशन फंड का कट जाएगा, और आपके हाथ में सैलरी मान लो आ रही है 25,000, तो 25,000 सैलरी नहीं मानी जाएगी। फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबिलिटी योर 30,000 विल बी रिगार्डेड एज द सैलरी। जो आपकी सैलरी एक्चुअल में है वो आपकी सैलरी मानी जाएगी बिफोर डिडक्शन, डिडक्शन से पहले वाली। ठीक। नेक्स्ट आपका आता है फोरगोइंग और सरेंडरिंग ऑफ सैलरी। कि सैलरी पर टैक्स कब लगता है? जब सैलरी ड्यू हो जाती है। एज सून एज द सैलरी बिकम्स ड्यू इट इज टैक्सेबल। जब तक सैलरी ड्यू नहीं हुई तब तक वो टैक्सेबल नहीं है। जब सैलरी ड्यू हो गई तब वो टैक्सेबल है। तो सैलरी के ड्यू होने से पहले अगर आपने उसको किसी के फेवर में सरेंडर कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, फॉरगो कर दिया, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना है। टैक्सेबिलिटी विल नॉट अराइज। बट सैलरी एक बार ड्यू हो गई, उसके बाद अगर आप किसी के फेवर में उसको सरेंडर करते हो या फॉरगो करते हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्सेबिलिटी अराइज बिकॉज सैलरी बिकम्स ड्यू आफ्टर दैट यू हैव सरेंडर्ड और फॉरगोन द सैलरी। तो अगर सरेंडर करना है और फॉरगो करना है तो जो है आप उसके ड्यू होने से पहले ही करें। एक बार वो अगर ड्यू हो जाएगी तो उस पर टैक्सेबिलिटी अराइज होगी, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यू विल बी लायबल टू पे टैक्स व्हेन सैलरी बिकम्स ड्यू। बट इसका एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप सैलरी को सरेंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में कर रहे हो, इफ यू आर सरेंडरिंग सैलरी इन फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2, तो जो है ड्यू होने के बाद भी उस पर टैक्सेबिलिटी नहीं लगती है। इफ यू आर सरेंडरिंग ऑफ सैलरी इन फेवर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड सैलरी।
क्या प्रोफेशन और सैलरी से एक साथ इनकम हो सकती है? क्या सैलरी और प्रोफेशन से एक साथ इनकम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। मान लीजिए कि आप जो है डॉक्टर हैं एंड डॉक्टर हैं, मान लीजिए आप गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, सब यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए आप गवर्नमेंट डॉक्टर हैं और यू रन योर ओन क्लिनिक, आप अपना क्लिनिक भी रन करते हो और गवर्नमेंट डॉक्टर भी हो, ठीक। यहाँ आपकी ड्यूटी जो है मॉर्निंग में 8 AM से लेके मान लीजिए 4 PM तक है। उसके बाद आप अपना क्लिनिक जो है इवनिंग में 6 PM to 9 PM तक आप अपना क्लिनिक चला रहे हो। तो गवर्नमेंट डॉक्टर, बीइंग ए गवर्नमेंट डॉक्टर, यू आर पेड सैलरी। आपको गवर्नमेंट क्या दे रही है? आपको सैलरी दे रही है। और यहाँ पर आप जो है अपना, आप प्रोफेशनल है, यू आर ए प्रोफेशनल, डॉक्टर इज ए प्रोफेशनल। तो यहाँ पर जो है आपकी जो इनकम हो रही है, अब ये जो इनकम होगी वो सैलरी की कैटेगरी में नहीं आएगी। वो जो आप अपना क्लिनिक रन कर रहे हो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक और फिर उससे जो इनकम हो रही है वो सैलरी की कैटेगरी में नहीं आएगी। ये किस में आएगी? थर्ड कैटेगरी में। इसमें PGBP में, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये जो इनकम है वो किस में आएगी? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें आएगी। और गवर्नमेंट जो आपको सैलरी दे रही है वो किसमें आएगी? वो सैलरी में आएगी। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी। प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी या एराइज ऑफ सैलरी, किस प्लेस को माना जाए कि वो एक्रूअल ऑफ प्लेस ऑफ सैलरी है? तो प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी विल बी दैट प्लेस वेयर यू हैव गिवन योर सर्विसेज, वेयर यू हैव रेंडर्ड योर सर्विसेज। सो दैट प्लेस विल बी कंसीडर्ड एज द प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी एंड प्लेस ऑफ एराइज ऑफ सैलरी, कि जिस जगह पर, जिस स्थान पर आपने अपने सर्विसेज को प्रोवाइड किया, रेंडर किया है, दैट प्लेस विल बी द प्लेस ऑफ सैलरी। फिर पेमेंट उसका कहीं भी हो, मान लीजिए प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी इज इन इंडिया बट यू आर पेड सैलरी आउटसाइड इंडिया, तो एक प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी इंडिया ही माना जाएगा, क्योंकि आपने अपनी सर्विसेज इंडिया में रहते हुए रेंडर किए हैं और इंडिया में रेंडर किए हैं। फिर उसका पेमेंट भले ही आप इंडिया से बाहर चले गए हो, तब आपको इंडिया से बाहर किया गया हो, लेकिन प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी इंडिया ही माना जाएगा। क्लियर? ये आपके कुछ पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना। वैसे ही एक और इम्पोर्टेंट से पॉइंट बता दूं, एक है सैलरी फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर, सैलरी फ्रॉम द प्रीवियस एम्प्लॉयर। कि मान लीजिए आज आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और कल को आप किसी दूसरी कंपनी में चले जाएं, तो जितने दिन आपने आज उस कंपनी में काम किया है, जिसको छोड़ के गए हो, उसकी सैलरी भी आपको अगले महीने मिलेगी, जितने भी दिन काम किया होगा। तो जब प्रीवियस एम्प्लॉयर की सैलरी मिलती है तो प्रीवियस एम्प्लॉयर से मिली हुई सैलरी को द सैलरी
received from the previous employer will not be taxable under the head of salary. Salary received from the previous employer will not be taxable under the head of salary. Such salary will be taxable under the head of income from other sources. ऐसी सैलरी जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होती है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी सैलरी के रिगार्डिंग। अब हम सैलरी के कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी और व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सैलरी। कि सैलरी में कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन किन पार्ट्स को हम सैलरी में इंक्लूड करते हैं। तो देखिए ऐसे ले सकते हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स सैलरी, है ना, या कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी एक ही बात है। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सैलरी और कंपोनेंट ऑफ सैलरी एक ही बात है। अब देखिए अगर हम सैलरी में देखें, देयर आर 4 पार्ट्स। पहला बेसिक सैलरी, सेकंड अलाउंसेस, इसको हिंदी में बोलते हैं भत्ते, थर्ड परक्विजिट्स and fourth profits in lieu of salary। फर्स्ट हो गया बेसिक सैलरी, सेकंड हो गया अलाउंस, थर्ड हो गया परक्विजिट्स और फोर्थ हो गया प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। यानी सैलरी के अतिरिक्त जो लाभ मिलते हैं उनको बोलते हैं प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है, तो दीज आर द 4 कंपोनेंट ऑफ सैलरी। क्या क्या? बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स एंड प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। पहला बेसिक सैलरी, दूसरा अलाउंसेस, तीसरा परक्विजिट्स एंड फोर्थ प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। अब इनको जो है हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक सैलरी क्या होता है, अलाउंस क्या होता है, परक्विजिट्स क्या होते हैं और प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या होता है। तो इसको जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमने स्टार्ट कर दिया है और नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से रिज्यूम करेंगे। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से रिज्यूम करेंगे अलाउंस, बेसिक सैलरी, परक्विजिट्स, प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी से। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच।